नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और अब दशहरा खत्म हो गया है और बिहार में आज से जो सरगर्मियां हैं बहुत तेज होने वाली हैं। सबसे पहले नई दिल्ली में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो वहाँ चुनाव पर्यवेक्षक जो बिहार में गए थे उनके साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद अगले दिन यानी कि कल जो है बिहार जाएंगे। बिहार में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बिहार के अलग अलग पार्टियों से, बीजेपी से, आरजेडी से, जेडीयू से, जो भी तमाम पार्टियां हैं उनसे चर्चा करेंगे कि चुनाव में किस तरह के जो चीज़ें, अगर उनके कुछ ग्रीवांसेज हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, वो सारे सुन करके उसके बाद जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले 2-3 दिन में उसके बाद हो जाएगा। यानी कि अब बिल्कुल आखिरी उसमें दौर में पहुंच चुका है चुनाव। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं वो आप ग्राफ बिल्कुल ऊपर जाते दिखेंगे। और जो कुछ दिनों से जो शांति दिख रही थी दुर्गा पूजा की वजह से, जो चुनाव जो नेता वगैरह हैं सब दुर्गा पूजा मनाने व्यस्त थे और जो चीज़ें आपको बाहर एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही थी अब वो एकदम से तेज होने वाली हैं। इससे पहले सचिन, बड़ा एक ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, दुर्गा पूजा के बहाने, दशहरा के बहाने जेडीयू ने 2 ट्वीट किया। एक में लालू यादव को उन्होंने रावण बना दिया और एक जो नीरज कुमार है जेडीयू के जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने तेजस्वी यादव को रावण बना दिया। तो इन्होंने एक तरह से दशहरे में भी चुनाव का जो है ना वो मिक्स करके वो तमाम जो चीज़ें कर दी। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। आज जेडीयू भी बहुत अग्रेसिव है, फ्रंट फुट पर है। लेकिन अचानक राजद को क्या हो गया है? मतलब लालू की पार्टी जो इतने अग्रेसिव दिखते थे, तेजस्वी इतने पार्टी अग्रेसिव दिखती थी, आज ऐसा लग रहा है कि जेडीयू उन पे काफ़ी चढ़ी हुई टाइप से लग रही है। और वो ये बड़े एकदम वो दिख रहा है ये माहौल जो। बिल्कुल, दशहरे पर जैसे पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई थी, जैसे कि बीजेपी ने उन्हें कलयुग का रावण बताया, इसके जवाब में इन्होंने रावण बताया। लेकिन अगर ऐसे बात करें तो रावण जो पार्टी के अंदर इनकी लड़ाई तो आपस में है, लेकिन महागठबंधन के अंदर भी एक खेल का रावण चल रहा है जिससे वो निपट नहीं पा रहे हैं। और उधर से पारिवारिक कलह भी इनका है। जैसे तेज प्रताप ने बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि मैं रावण हूँ, तेज प्रताप ने कहा कि मैं राम हूँ और वो लक्ष्मण है तेजस्वी। उनको एक नसीहत दे दी कि तेजस्वी जो है अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने फिर से जयचंद का जिक्र किया और तेजस्वी ने ये भी तेज प्रताप ने ये भी कह दिया कि अब मुझे आगे बढ़ना है, जिनको जलना है वो जलते रहें। तो इसका मतलब साफ है कि तेज प्रताप जो है अपनी लकीर खींच रहे हैं, एक पैरेलल अपना फ्रंट तैयार कर रहे हैं। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। जी बिल्कुल। और वो अब आरजेडी के जो प्रभाव से वो अलग होकर अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अस्तित्व का संकट उनके ऊपर भी है। और इसलिए उन्होंने पिछली बार जब अपना पोस्टर जारी किया उसमें पिताजी, माँ, किसी का नाम, किसी के भी तस्वीरें नहीं थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर थी, कर्पूरी ठाकुर साहब की तस्वीरें थी। तो इससे तेज प्रताप ने एक तरह से क्लियर कर दिया है कि वो अब बिल्कुल अपनी नई लाइन लेकर चल रहे हैं। और इसको लेकर तेजस्वी ने भी बयान दिया था। उनका कहना था कि उनके अंदर भी बड़ा ग्रीवांस था कि उनका कहना था कि भैया वहीं कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं जहाँ हम अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो इसे लेकर भी खटपट अब मतलब क्लियर हो गई है कि महागठबंधन में सीटें कितनी मिलेंगी किसको वो पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये तेज प्रताप भी अब, और उन्होंने अब कह दिया कि दशहरे के बाद वो जल्दी अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करेंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर तेज प्रताप ने करीबन 10, 12, 20, 25 जितने भी ऐलान कर दिए सीटें, तो वो तो आरजेडी के लिए नया संकट बन जाएगा उसके लिए। नुकसान तो करेंगे। मैं पहले ही बोला था कि देखिए क्या है कि इसमें बड़ा क्लियर है। जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये भी हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों तेज प्रताप को पार्टी से निकालने के पक्ष में नहीं थे। जो चीज़ें उस वक्त चल रही थी, लेकिन जो हालात वैसे हुए, अब क्या ऐसी मजबूरी आई या तेजस्वी यादव ने किस तरह का दबाव ऐसा बनाया, क्या हालात किए गए, लेकिन वो पक्ष में नहीं थे। और अभी भी जो बातें हैं कि अभी भी चाहते हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी चाहते हैं कि जो दोनों बेटों के बीच में दूरियां हैं वो खत्म हो जाए। जो बड़ा ऑब्वियस है, कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहे, पॉलिटिक्स तो अलग बात है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके 2 बेटे आपस में लड़ें और उसका नुकसान मतलब पार्टी को हो या परिवार को हो। लेकिन शायद अब लगता है कि जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से लालू यादव चुप हैं, शायद उनके हाथ से ये बात आगे निकल गई है। और तेजस्वी जो सबसे बड़ी बात है, जो उनका अब तक जो प्रभाव ऐसे देखिए बहुत सीरियस नेता के तौर पर नहीं देखे जाते हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है और जिस तरह के बिंदास उनका जो स्टाइल रहा है, तो उसमें काफ़ी हद तक युवाओं को प्रभाव करते हैं, अट्रैक्ट अपनी तरफ करते हैं। और वो देखो फिर वो विक्टिम कार्ड ही खेलेंगे कि देखो किस तरह से उनको वो किया गया। तो जो भी नुकसान होगा, मैं कहता हूँ कि 500 वोट ले जाएंगे, 1000 वोट ले जाएंगे, कुछ भी ले जाएंगे, नुकसान तो आरजेडी का ही करेंगे और उसी में से लेके जाएंगे। तो कई बार देखिए विधानसभा के चुनाव में ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे कि जब चुनाव बहुत कांटे का मुकाबला होता है तो 1000-2000 वोट भी बहुत मैटर करता है और उससे नतीजे तय होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ संकट की घड़ी तो है उनके लिए। लेकिन अब मिला जुला की स्थिति यही दिख रही है कि चुनाव तक, अब चुनाव का जब ऐलान होने वाला है 2-3-4 दिन में, डेट भी आ जाएगा, लेकिन लगता है कि ये जो लड़ाई है आरजेडी के अंदर की जो लड़ाई है वो थम नहीं पाई है और अब थमने के आसार मुझे नहीं दिख रहे। और इसमें एक और खबर आई थी कि तेज प्रताप जो है वो तेजस्वी के अलावा और राहुल गांधी पर भी निशाना साध दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उनके घूमने से अगर कुछ फर्क पड़ता है तो फर्क पड़े, मुझे नहीं लगता। मतलब उनका साफ कहना था कि राहुल गांधी भी इस बार के चुनाव में उनके लिए मैटर नहीं करते। उनका खास फोकस अब इस बार तेजस्वी ही रहेंगे
तो मतलब राहुल गांधी भी उनके तेज प्रताप के लिए गौण विषय हो गए हाँ हैं, बिल्कुल। इस तरह से। और दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर खटपट है। सुनने में आया कि वो डिप्टी सीएम का के लिए बात कर दी है मुकेश सहनी की पार्टी ने। तो और कांग्रेस भी अलग से मांग रही है। बिल्कुल। और आरजेडी, और क्या आपको लगता है कि आरजेडी और जो कांग्रेस पार्टी है जो अपनी सीटें जब इनके पशुपतिनाथ पारस की सीटों में बटेगी, सीपीएम को देंगे और सहनी की पार्टी में, तो इनके पास फिर क्या बचेगा? बचेगा यही खतरे की सबसे बड़ी बात है। एक बात और बताऊं आपको सचिन, मुझे लग रहा है कुछ इस तरह के बीच में संकेत आए भी थे। ये मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा कि एक संकेत दिया था सहनी ने कि अगर बात यहाँ नहीं बनी तो, क्योंकि उनको भी अब लग रहा है कि माहौल खराब। देखिए कोई भी पार्टी क्या होता है, देखता है कौन सी पार्टी जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है। अब जो जाहिर तौर पर दिख रहा है एनडीए को एज तो है अभी चुनाव के पहले में, तो सहनी कोई ऐसा नहीं है कि तेजस्वी के बड़े नेचुरल वो कोई पार्टनर है। अगर एनडीए ने जिस तरह से अमित शाह पर घुसे हुए हैं, अगर कुछ ऐसा वो दे दिया, कुछ ऐसा लोभ दे दिया, किसी तरह से दे दिया, तो पता चले कि सहनी भी आकर के इंडिया के कुनबे में आ जाएंगे। और अगर ये और हो जाता है तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। क्योंकि एक देखिए क्या है, छोटे छोटे दलों के, क्योंकि ये दल नहीं है बल्कि एक जातियों से कनेक्टेड इनका वो उनका इन्फ्लुएंस उसमें है, और उसी के आधार पर तमाम वो चीजें कर रहे हैं। तो इंडिया ने जिस तरह की इंडिया की रणनीति में देख रहा हूँ कि जिस तरह कुशवाहा और पवन सिंह के बीच पैचअप कराया गया है, तो ऑब्वियसली कास्ट वाला मैटर था उसमें। तो सहनी भी, अगर सहनी को भी कुछ ऐसा इंडिया ने ऑफर कर दिया, दे दिया, तो मान लीजिए कि फिर तो महागठबंधन के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। और जैसा वही भी हुआ था, कांग्रेस ने धमकी दी थी कि अगर जल्दी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे। 37 सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने की बात भी कर रहे थे। तो ये अब देखिए कि चुनाव आयोग बिल्कुल अपने फाइनल फुल फ्लेज में आ गए, चुनाव आयोग डिसीजन लेने वाला है। और अब तक लेकिन वहां से किसी तरह का कोई संकेत नहीं है। और संकेत इसलिए भी देखिए, अभी कांग्रेस और आरजेडी में अगर कोई बात बनती है तो उसके लिए जरूरी है कि राहुल गांधी और तेजस्वी मुलाकात हो। ऐसा कुछ किसी तरह की खबर है नहीं, मिलने की खबर नहीं। चाह रहा था कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो कौन करेगा? तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के मुखिया हैं, राहुल गांधी का मल्लिकार्जुन खड़गे तो मुखिया ही कहने की बात है। तो जब ये दोनों मिलकर ही साथ नहीं बैठ रहे हैं तो इनकी सीटों का बंटवारा आखिर करेगा कौन? महागठबंधन। यही मुसीबत है। और ये मतलब देखिए कि जो जहां पर जो खड़ी थी महागठबंधन, जो जीत के बिल्कुल मुहाने पे खड़े थे लोग, वो कहीं न पीछे की तरफ धीरे की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये मैं बिल्कुल आज नहीं कह सकता कि चुनावी नतीजा क्या होगा, हो सकता है कि कुछ बीच में ऐसी चीज हो जाए जो उनके पक्ष में आ जाए। लेकिन अभी जो हम लोग तो वो देखते हैं ना, जो हालात देखते हैं, जो कैलकुलेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि वहां पर आरजेडी कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो रही हैं। और मुश्किलें इसलिए भी हो रही है कि दोनों एक दूसरे की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं करे कि हाँ जी ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, तो लग रहा है कि एक दूसरे का काम खराब करने में लगे हैं। और कांग्रेस का तो एम्बिशन बिल्कुल, कांग्रेस को पता नहीं क्या उनको मिल गया है, क्या वो देख रहे हैं कि तेजस्वी अब तक सबसे ज्यादा प्रेशर में है, पारिवारिक प्रेशर में है। तो देखते हैं कि जो फायदा मिल जाए, जितना है निचोड़ना है निचोड़ लो, वही चीज। लेकिन पता चला कि इनकी आपस की लड़ाई में मामला कहीं बहुत आगे न चला जाए। क्योंकि ऐसा है, मुझे भी यही लग रहा है कि अब देखिए एनडीए, मतलब जनरली ये होता है कि किसी से कहीं पे चुनाव होता है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, इसका फायदा इनको उठाना चाहिए था, विपक्ष को। लेकिन जब कोई नई पार्टी आती है, जैसे ओवैसी आ रहे हैं या कोई नई पार्टी, इन लोगों का सबकी लड़ाई आपस में है कि इनको लग रहा है कि हम ही हार जाएंगे, जबकि इनका पूरा फोकस होना चाहिए नीतीश कुमार, जेडीयू, एनडीए गठबंधन पर वार करना। लेकिन ये जिस तरह से हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपना इंटैक्ट है, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं। इनको लग रहा है कि तुम आपस में लड़ रहे हो और तुम्हें ही नुकसान होने वाला है। तो इसका फायदा भी एनडीए को मिल रहा है। और दूसरी तरफ आपको क्या लगता है, कोई है इसमें ओवैसी, जन स्वराज पार्टी या कोई भी ऐसी पार्टी जो मतलब एनडीए को आज चुनौती देने की हालत में हो? क्योंकि एनडीए छोटे, जैसे आपने कास्ट की बात की, पवन सिंह, मतलब छोटी जगहों पे वो 10%, 5% के लिए भी वो किसी को छोड़ने पर नहीं राजी हैं। वो चाहते हैं कि वो सब एनडीए में मिल जाए। बिल्कुल। तो ऐसी हालत में क्या कोई है जो अभी चुनौती दे पाएगा एनडीए को? मुझे लगता नहीं। देखिए इसीलिए हुआ कि जो मैं सहनी वाली मैंने बात कही, देखिए ऐसा कोई संकेत मेरे पास कोई खबर नहीं है। मैंने चूंकि बीच में एक बार मैं सहनी का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, तो उन्होंने उनको बोलने का मतलब कुछ ऐसा ही था कि अगर महागठबंधन में उनको उसके हिसाब से सीटें नहीं दी जाएगी तो उनके पास वो विकल्प सोच सकते हैं वो। तो ये इन पार्टियों का पुराना इतिहास भी ऐसा ही रहा है। अगर आप 2020 के चुनाव से अगर कंपेरिजन करेंगे तो 2020 में महागठबंधन बहुत इंटैक्ट था, एक जोश में थे, एक एनर्जी के साथ लड़े, सत्ता में नहीं आ पाए लेकिन बहुत क्लोज फाइट हुई थी। देखिए जब उस हालात में थे तब इन्होंने क्लोज फाइट किया, और आज जब बिखरे हुए हैं तो उनका नतीजा क्या होगा ये दिख रहा है। तो ये ऐसा इस तरह से ऐसा लग रहा है कि एक तरह से ना चुनाव सरेंडर कर दिया इन्होंने वो चीजें। और प्रशांत किशोर का जहां तक है, देखिए प्रशांत किशोर का शुरू में लगता था कि कोई कहता है कि वो इंडिया को नुकसान करेंगे, कभी कोई कहता है कि आरजेडी को नुकसान करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप रिसेंटली अगर देखें पिछले 2-4-5 दिनों में, तो प्रशांत किशोर खुद ही बैकफुट पर आ गए जिस तरह से उनको घेरा गया है, क्योंकि वो
भ्रष्टाचार के मुद्दे पे दूसरी पार्टी को घेर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। तो ये काफ़ी होता है। तो उनका भी जो एक वो था ना कि ग्राफ ऐसे जा रहा है या आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनके लिए भी थोड़ा मुझे वही चीज़ है जो प्रशांत किशोर ने जैसे स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम बीजेपी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप का लगाएंगे लांछन, उसको लेकर मुद्दा उठेगा, लेकिन जब उनके ऊपर बैकफायर हुआ है तो प्रशांत किशोर को भी लगा कि शायद उन्होंने गलत जगह हाथ लगा दिया। हाँ, अब वो बिल्कुल बैकफुट पर हैं। और बात वही होती है ना कि देखिए होता है कि जब एक बात देखिए सचिन बड़ा साफ है कि बिहार में इतने सालों का चुनाव उठा करके देख लीजिए, और ये शायद नरेंद्र मोदी पे भी लागू होता है। नीतीश कुमार में अगर आप बहुत कह सकते हैं कि उनके करीबी भ्रष्ट हैं, उनके तम, लेकिन आज तक इतने साल में चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद भी कोई ऐसा पुख्ता मुद्दा नहीं आया जिसपे उनको कहा जाए कि वो भ्रष्ट है, जिसमें उनका निजी मामला रहा हो वो रहे। तो ये जो उनकी बेदाग छवि रही है ना, हर बार शायद वो जो बाकी कमजोरियों पे ना वो उसके ऊपर एक मजबूती का एक आवरण ओढ़ लेती है। इसकी वजह से क्या है कि नीतीश हमेशा निकल कर जाते हैं, और यही बिहार के लोगों में, खासकर महिलाएं उनका एक खास वोट बैंक रही हैं। और इस बार जो इन्होंने किया है जो 10,000 है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है, मान के चलता हूँ। और लगातार ये इंडिया कुछ ना कुछ दे रही है वहाँ की जनता को, तो बड़े पॉजिटिव नोट पे साथ हैं। और मुझे लगता है अभी के हिसाब से इन्होंने काफ़ी हद तक एंटी इनकमेंसी फैक्टर को डाइल्यूट कर दिया है, उसको काफ़ी हद तक उसको मिटा दिया है। अब इसके लिए इनसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मानता हूँ कि ये जो विपक्ष का काम था कि मौके का फ़ायदा उठाना, लेकिन मौके का फ़ायदा तब उठाएंगे ना जब एक साथ चलेंगे वो करके। और मुझे लगता है देरी हो भी गई सचिन, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता है। देखिए चुनाव आखिरी के जो महीने 2 महीने का टाइम होता है ना, वो बहुत क्रिटिकल होता है। एक ये फेज था जहां पर आपको आपस में सीटों का बंटवारा, एक सीट के, जहां पर एनडीए एक सीट के लिए 2% वोट के लिए वहां पर वो उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पर ये तो साथ ही नहीं बैठ रहे हैं। तो ये पिछड़ गए हैं, और साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन फिलहाल अपनी चीज़ों, अपनी जैसे कहते हैं ना कि सुसाइडल मोड पे ये चल रही है। तो यही स्थिति यही है। और सचिन अभी लगता है कि जो अब आज के बाद जो भी खबरें आएंगी वो कुछ ऐसी खबरें होंगी जो ब्रेकिंग न्यूज़ के उसमें आएंगी, और क्योंकि सीटों का बंटवारा होने वाला, वो सब कुछ हो सकता है इसमें एनडीए पहले, क्योंकि एनडीए का मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे पहले कहीं तेज प्रताप ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान ना करें। वो तो करेंगे, उनके पास तो कोई वो भी नहीं है। और मिला जुला की स्थिति फिर वही हो रही है कि महागठबंधन इंडिया की लड़ाई लगातार चल रही है, सीएम की लड़ाई चल रही है। पता नहीं नीतीश बनेंगे सीएम बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे सीएम, या कोई तीसरा होगा, ये भी पता नहीं चला। अभी की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। अभी जितना आपको डर लग रहा है क्योंकि दशहरे की वजह से वो ये, लेकिन चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आरजेडी बहुत मजबूत है। कांग्रेस ने भी अपनी जो कुछ साख पीछे कुछ सालों में जो वापस पाई है आरजेडी के दम पे ही, उनके हेल्प से वो भी है। तो चुनाव ऐसा नहीं कि एक तरफा होने जा रहा है, चुनाव कांटे का मुकाबला होगा ही होगा। लेकिन फिलहाल जो है महागठबंधन कुछ मौकों गंवा रहे हैं, इसकी वजह से नुकसान उनका अभी जो दिख रहा है, उस नुकसान की कितनी भरपाई कर पाएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। तो तमाम खबरों पे हमारी नज़र बनी रहेगी, और अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, फिलहाल के लिए धन्यवाद।